नमस्कार, देश की पंचायत देख रहे हैं आप और मैं हूं कुमार राकेश। कुल मिलाकर के बात यह कि राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर के काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सियासत से कुछ हमारा ऐसा रिश्ता है कि नींद कमरों में जागी और ख्वाब छतों पर बिक रहे हैं। राजस्थान की आज बात करेंगे। मंत्रिमंडल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कौन मंत्री की फहरिस्त में शामिल है, किसके सिर पर मंत्री बनने का ताज सज सकता है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, क्या जातिगत समीकरण रहेंगे, क्या सोशल इंजीनियरिंग रहेगी, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक तरफ जहां कांग्रेस के हाथ से हिंदी पट्टी के 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ निकलने के बाद कांग्रेस ने एमपी और छत्तीसगढ़ में 2 बड़े बदलाव किए हैं। वहीं कांग्रेस ने एमपी और छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति कर दी है, तो वहीं राजस्थान में भी जल्द ही नेता प्रतिपक्ष की नियुक्ति के आसार हैं। नेता प्रतिपक्ष में 5 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, हरीश चौधरी, राजेंद्र पारिक और महेंद्र जीत मालवीय। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा, जो इन 3 राज्यों में विजय रही और तीनों ही स्टेट्स में नए चेहरे को सीएम बनाए, वहीं 2 डिप्टी सीएम भी बनाए हैं। लेकिन अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि आखिर तीनों राज्यों के मंत्रिमंडल में कौन कौन से चेहरे शामिल होंगे। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले ब्यूरोक्रेसी में हलचल तेज हो गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा का कार्यकाल 12 से 13 दिन का बचा है। ऐसे में जल्द ही प्रदेश में नए मुख्य सचिव की नियुक्ति भी होगी। इधर सीएम बनने के बाद भजन लाल शर्मा पहली बार दिल्ली पहुंचे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी साथ में रहे और वहीं तीनों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर प्रदेश के मंत्रिमंडल से जुड़ी बैठक भी की। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर समेत प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजेंद्र राठौड़ के साथ प्रदेश कोर कमेटी के सदस्य भी बैठक में मौजूद रहे। इनके नामों पर चर्चा के अलावा सरकार चलाने के लिए रोड मैप पर बात हुई। वहीं सियासी गलियारों में सुमित गोदारा, कन्हैया लाल चौधरी, डॉक्टर शैलेश सिंह, नौक्षम चौधरी, मदन दिलावर, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, रामविलास मीणा, ललित मीणा, शत्रुघ्न गौतम, संजय शर्मा, ताराचंद सारस्वत, संदीप शर्मा, गौतम दत्त, जयदीप बेहानी, जवाहर बेगम के अलावा हंसराज, उदयलाल भड़ाना आदि को मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा हो रही है। और इसी हफ्ते 15 से 17 विधायक मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। राजस्थान की 16वीं विधानसभा की विधिवत जल्द ही शुरुआत होने जा रही है, जिसकी कड़ी में वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। उनके सहयोग के लिए 3 वरिष्ठ विधायकों का भी पैनल बनाया गया है, जिसमें दयाराम परमार, प्रताप सिंह सिंघवी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का नाम शामिल है। जिस तरीके से भाजपा ने एक दिन के अंतराल पर ही तीनों राज्यों के सीएम अनाउंस किए थे, अब उसी तरीके से भाजपा जल्द ही तीनों राज्यों में मंत्रिमंडल का गठन करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवतेज टीवी। चलिए, कुल मिलाकर के राजस्थान में जो चर्चा का विषय इन दिनों बना हुआ है वो मंत्रिमंडल के चेहरों को लेकर है। फहरिस्त में कौन कौन शामिल है, कौन कौन व्यक्ति है जिनके सिर पर मंत्री का ताज सज सकता है। चर्चा शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो मेहमान मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। नमित जैन साहब हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, लगातार मुखर बोलने के लिए जाने जाते हैं। साथ ही करणवीर सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जाने जाते हैं। देवेंद्र यादव जी है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। साथ ही हेमंत गोयल साहब, जो लगातार मेरी डिबेट्स में शामिल होते रहे, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तमाम मेहमानों का स्वागत है नवतेज टीवी पर। और नमित जी, सबसे पहले आप ही के पास आएंगे। शपथ ग्रहण हो गया, सीएम बन चुके हैं, देरी बहुत ज़्यादा हो रही है, मलमास लग चुका है, ज्योतिषीय विधान भी आप ज़्यादा मानते हैं, देरी कहाँ हो रही है? जी राकेश जी, देखिए, मलमास लगने से पहले भूमि पूजन हो चुका है और मकान का निर्माण जो शुरू होता है वो हो चुका है। अब खिड़की, दरवाजे ये सब लगते रहेंगे, कमरे बनते रहेंगे, ये चीजें, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। कंगन बंधन हो गया है और फिर उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं आती है। 1-2 दिन, 2-3 दिन का समय और है और जल्द ही राजस्थान में आपको मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिलेगा। जातीय समीकरणों पर चर्चा की जा रही है, कुछ ऐसा मीडिया हलकों में जो न्यूज आ रही है? जी, 36 कौम से मंत्री बनेंगे, 36 कौमों की सरकार बनी है
और जो विकासशील होगा, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो राजस्थान की आज की स्थिति है, आप घर से बाहर निकलकर सुबह 7 बजे निकलते हैं, शाम को 7 बजे आते हैं, दिन भर में आपके साथ क्या हुआ, उन घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए कैसे उनसे बचा जा सकता है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, महिला उत्पीड़न हो, पेपर लीक हो, भ्रष्टाचार हो, इसके अलावा सड़कों की स्थिति हो, कोई भी स्थिति को देखते हुए इन सबको नंबर 1 करना है, भ्रष्टाचार को हटाना है, महिला उत्पीड़न खत्म करना है, पेपर लीक के जो काम हुए हैं उनको खत्म करना है, और अच्छा शासन देना, सुशासन देना हमारा काम है। उसके लिए हम काम करेंगे और उसी के मद्देनजर नया मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा, भजन लाल शर्मा जी का नाम अनाउंस होने से पहले, कि बीजेपी मुख्यमंत्री तक तय नहीं कर पा रही है, अब मंत्रिमंडल में दे रही है। यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है, जिन मुद्दों को लेकर के चुनाव में आए थे वो मुद्दे तो दूर की बात है, अभी तक ये लोग अपना मंत्रिमंडल नहीं बना पा रहे। मुख्यमंत्री बनाने में 7 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा, क्या कहेंगे? अरे मुख्यमंत्री जी, क्या गहलोत साहब के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। 25 सितंबर सबको याद है, वो बात ही नहीं करे इस बारे में। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमें पता है पिछली बार 5 साल पहले कैसे सरकार बनी थी, कैसे शपथ ली थी। 25 चक्कर दिल्ली के कटे थे, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, सचिन पायलट, ये पूरे 5 साल लड़ाई लड़ता रहा। हमें ऐसा राजस्थान नहीं देना है, हमें एक अच्छा राजस्थान देना है। उसके लिए सत्ता और संगठन के बीच जो समन्वयक होता है वो बनाकर आपस में लड़ना झगड़ना थोड़ी है। यहाँ राजस्थान की जो जनता है उसको काम करके दिखाना है। और 1-2 दिन की देरी हुई है, कौन सी देरी हो गई? समय जब बने, मुख्यमंत्री बन गया, शपथ ले ली, काम चालू हो गया ना। आप देखिए, रोज देखना आप, एक नए जो इनके जो कांड हुए थे उन सब कांडों को हम निकाल कर लाएंगे, उन सबको सलाखों के पीछे भेजेंगे और राजस्थान की जनता को राहत देने का काम करेंगे। चलिए करणवीर जी, सीधा आपके पास, जो कांड हुए हैं उनके खुलासे तो होंगे ही, पहले मंत्रिमंडल बना लेते और मंत्रिमंडल बेहतरीन बनेगा। मंत्रिमंडल बनाने का जो ये अभी बात कर रहे थे, वो तो आपको पता है कि आदरणीय यहाँ पर्ची सिस्टम है, उस पर्ची को कौन बनाएगा अभी मंथना उस पर चल रही है, मंत्रिमंडल पे नहीं चल रही है। जो पर्ची में जो नाम दर्ज होने, उन नामों के अंदर कि कौन जो वो नाम लिखने वाला है, जहाँ तक मोदी जी ने अभी जो शिल्पा सलार बना के भेजेंगे वही नाम लिखेगा। अभी हमारे आदरणीय कह रहे थे कि 25 सितंबर सबको याद है। इनको मैं बताना चाहूंगा कि राहुल कस्वा का नाम सुना है, याद है आपको? कल राठौड़ साहब ने 18 दिसंबर को जो उनको जिस हिसाब से याद किया है, वो लड़ाई आज आपकी शुरू हो गई है। तो उस जंग के लिए, उस महाभारत के लिए आप तैयार रहिए। अभी तो आपका सिंहासन आया है और अभी से उसकी चूल्हे हिलाने का काम जो आपके जो जीते हुए या हारे हुए सांसद है उन्होंने शुरू कर दिया है। साथ ही अभी ये बता रहे थे कि जो मुख्यमंत्री नाम बनाने में देरी हो रही है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि जो 7 सांसद इनको जिनको टिकट दी थी आपने, उनमें एक तो एडजस्ट हो गए हैं, बाकी का क्या करना है? बाकी भी क्या मंत्रिमंडल में आएंगे या नहीं आएंगे? तो ये तो क्या है कि पर्ची सिस्टम है और जो भी इनका आलाकमान वहां से आदेश लिख के भेजेगा, जो भी RSS के मुख्यालय से जो पर्चियां बन के आएगी वही पढ़ी जाएगी। चलिए ठीक है। नमित जी जवाब छोटा सा चाहूँगा इस मामले पर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो समय लगा है, मैं आपके पास आऊँगा, बाकी जो मेहमान मेरे साथ हैं, एक छोटा जवाब आपसे इस बात पर चाहूँगा, जो समय मुख्यमंत्री बनने में लगा, अब जो समय मंत्रिमंडल के उसमें लग रहा है, तमाम चीज़ें ठीक है, सारी चीज़ें हो सकती, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में उतरे, आप यकीन मानिएगा एक ब्यूरोक्रेसी के हवाले से उस चीज़ को देखा जाए, सोशल सेक्टर के लिहाज से उस चीज़ को देखा जाए, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि राजस्थान में अब इन दिनों मान लीजिए सिर्फ मुख्यमंत्री है, और अगर राजस्थान में कोई ऐसा कोई बड़ा मूवमेंट हो भी जाता है तो सिर्फ मुख्यमंत्री के भरोसे पूरा राजस्थान है, आपके पास संबंधित विभाग का कोई मंत्री नहीं है, मनमानी चल रही है, जो फैसला अब तक हो जाना चाहिए था वो इतनी देरी में है कि तमाम विकास योजनाएं अवरुद्ध पड़ी है। यानी कि जो फैसला हो जाना चाहिए था, आपने बड़े बड़े दावे किए, हम भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे, SIT बनाएंगे, तमाम चीज़ें हैं, गृह मंत्री उसके लिए होना आवश्यक है, आपके UDS में कई प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, उसके लिए UDS मिनिस्टर आपका होना आवश्यक है। ये देरी का मेन कारण क्या है? क्या वाकई में दिल्ली से फैसला होना है? जी राकेश जी, फैसला जयपुर से भी होगा, दिल्ली से भी होगा, हम इसको मानते हैं। देखिए, सत्ता और संगठन सब जगह होता है। सत्ता में जो आए हैं संगठन से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारा परिवार है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष है CP जोशी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी, तो विचार विमर्श तो होगा, कोई दिक्कत नहीं, हमें इसमें एक्सेप्ट करते हैं हम। हमारे यहाँ अनुशासन है, संगठन है, इसके अलावा जो लोकतांत्रिक पार्टी है हमारी, तो ये सब कुछ होगा। बाकी मैं आपको बता दूं, 1-2 दिन की बात है, कल विधानसभा सत्र बुलाया गया है और सबको जो सारे विधायक जो शपथ लेंगे वो शपथ की प्रक्रिया होगी और जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। और मंत्री, हम इस पे सीरियस है बिल्कुल
जल्दी मंत्रिमंडल बनेगा और हम काम करना है ना। काम कैसे होगा, हम भी समझते हैं इस राजेंद्र बात को। राठौड़ का दर्द लोकसभा में पूरा करेंगे क्या आप? नहीं, कोई दर्द नहीं है। उन्होंने खुद कहा है मैं हारा हूं, मेरी गलतियों की वजह से हारा हूं, मैं इसको स्वीकार कर रहा हूं ना। इसमें क्या दिक्कत है? ये तो हारे हुए, इनके मंत्रियों पे बोले ना 27 मंत्री हार गए, हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक बार भी उन्होंने नहीं बोला कि मैं नहीं आ रहा, मैं आ रहा हूं। उन्होंने कल भी ये बोला और सबको धन्यवाद दिया। वहां तारानगर में सभा करी उन्होंने कल बड़ी, और जितने भी कार्यकर्ता थे सबको धन्यवाद दे कि आपने बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छा चुनाव लड़े हम। लेकिन जिक्र जयचंदो का भी हुआ। जी बिल्कुल होता है, जयचंदो का जिक्र किया उन्होंने, वो निकालेंगे, वो बना रहे हैं, उसका होगा। जहां वो हर जगह होता है, जहां जहां होता है हार के बाद समीक्षा होती है, वो उन्होंने समीक्षा करी, उसके बाद उनको कहा, जो उनको लगा वो कह दिया उन्होंने। बाकी राजस्थान की जनता को हम संतुष्ट करेंगे, और राजस्थान की जनता के साथ जो वादा करके आए हम, जो हमारा घोषणा पत्र था, वो पूरी तरह से लागू होगा। और जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे वो सब जेल में जाएंगे, जिन लोग जो लोग पेपर लीक में शामिल रहे वो सब अंदर जाएंगे, चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री पुत्र हो, कोई भी हो, सबके सब अंदर जाएंगे। ठीक है, देवेंद्र यादव जी, आम आदमी पार्टी के तौर पर आप राजस्थान में कार्यभार देखते हैं और तमाम चीज़ें हैं, सीधा बीजेपी के मेरे जो मित्र हैं उनका कहना है मंत्रिमंडल बन जाने दीजिए, कार्रवाइयाँ तमाम होंगी, वो उम्मीद रखिए जो घोषणाएं घोषणा पत्र में की गई वो सारी पूरी होंगी। कांग्रेस का सीधा आरोप है मुख्यमंत्री बनाने में समय लगा, मंत्रिमंडल बनाने में समय लग रहा है। आम आदमी पार्टी किस तरीके से देख पा रही है? देखिए, मैं तो आज जब आ रहा था तो अभी मैं नवतेज पे ये खबर पढ़ रहा था कि अभी मोदी जी ने राजस्थान में जो गारंटी दी थी 450 रुपए सिलेंडर की, उसके लिए आज उनकी सरकार के मंत्री ने मना कर दिया है। जबकि पूरे राजस्थान में बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कि मोदी की गारंटी है, पूरी होगी। तो आज ही वो गारंटी जो थी वो टूटनी शुरू हो गई है। दूसरी बात, हमारे भाजपा के साथी मुद्दों की बात कर रहे थे, इन्होंने तमाम बड़े बड़े मुद्दे गिनाए जिन पे इन्होंने चुनाव लड़ा। इसी पिछले 3 दिन की खबरें मैं इसमें आपको बताऊंगा। पिछले 3 दिन के अंदर राजस्थान में 10वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया, पेपर जो था उसको रद्द करना पड़ा परीक्षा को। ये 10वीं तक के पेपर सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। राजधानी की मैं बात करना चाहूंगा, आज अखबार में खबर छपी है, तमाम अखबारों में, कि मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में 2 मासूमों का अपहरण हो गया, उनको बंदूक के नोक पे उठा ले गए। आज अखबार में खबर छपी है कि जयपुर में एक बालिका का बलात्कार हो गया, दौसा में एक जो मासूम जो पेपर देख के आ रही थी उसका बलात्कार हो गया। तो तमाम जो हालात जो हैं जस के तस हैं। राजस्थान में सिर्फ राज बदला है, जो झूठ और जुमलेबाजी का जो रिवाज था वो जस का तस कायम है। राजस्थान के हालात जस के तस कायम है, कहीं भी ना कोई बदलाव आया, ना कोई भी जो सुधार शुरू हुआ है। कानून व्यवस्था चौपट है, पेपर लीक आज भी हो रहे हैं, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार आज भी हो रहे हैं। हम लोग इसके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, परिणाम जो भी रहे, हमारी लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस बात को मुद्दा बनाती थी कि उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार कुर्सी की लड़ाई में, यानी ब्यूरोक्रेसी को अभी भी नहीं, यानी ब्यूरोक्रेसी को कुर्सी की लड़ाई में, यानी ब्यूरोक्रेसी को अभी भी नहीं लग रहा है कि सरकार चेंज हो चुकी है, एक्टिव हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए ना, ये तो तमाम आपके डर नहीं है, जो खबरें आज सुबह देखेंगे तो वही नजर आ रही हैं। तमाम हालात जस के तस है, पेपर लीक भी जस के तस है, महिलाओं पे अपराध भी जस के तस है। आज अभी जो, लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाली जो खबर अभी लेटेस्ट आई वो थी 450 रुपए में सिलेंडर बांटने के जो बड़े बड़े होर्डिंग इन्होंने लगाए थे। आज मोदी जी के मंत्री ने बोल दिया कि हमारी ऐसी कोई योजना नहीं है कि राजस्थान में हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। तो भाजपा के साथी बताए इन्होंने वो झूठ क्यों बोला था राजस्थान की जनता से, वो बड़े बड़े होर्डिंग इन्होंने क्यों लगाए थे, कुछ तो अभी तक हटे भी नहीं है, अभी भी लगे हुए दिख जाते हैं। जनता के जो आपने जनता के साथ धोखाधड़ी करी है, राजस्थान की जनता ने आपको एक मौका दिया था बदलाव के लिए, लेकिन आपने बदले में राजस्थान की जनता को धोखा दिया है। राजस्थान जो है रणबांकुरों की धरती है, यहाँ धोखेबाजों की कोई जगह नहीं है। ठीक है, आपको जनता ने चुना, उम्मीद है बाकी जो अन्य वादे पूरे करेंगे। नमित भाई, बदलाव नहीं है, धोखा है। और सीधे तौर पर मोदी की गारंटी पर सवाल खड़े हो रहे हैं, जो मोदी की गारंटी जिसका बार बार 2024 में भुनाने की तैयारी में हैं आप लोग, और सीधा सवाल, सीधा हमला है, मोदी की गारंटी उन्हीं के केंद्रीय मंत्री ने झूठ बता दी है। जी राकेश जी, 450 के जो सिलेंडर की बात हमने कही है और ये मैनिफेस्टो में भी दी है, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ वो 450 में सिलेंडर मिलेगा। मैंने अभी नहीं सुना कौन से मंत्री ने क्या बोला, लेकिन मोदी जी ने जो गारंटी दी थी और हमने मैनिफेस्टो में लिखा है वो होकर रहेगा, होकर रहेगा, होकर रहेगा। मेरे मित्र जो बोल रहे थे, मेरे मित्र बोल रहे थे, अखबार पढ़ के आया मैं आज से पहले अखबार ही नहीं आते थे 5 साल राजस्थान में। आप चुप रहिए, मैं नहीं बोला, आप चुप रहिए, 5 साल आप नहीं बोले, आप नहीं बोले, आप उस पाप के भागीदार हो जो 5 साल में कांग्रेस के शासन में हो, उस पाप के भागीदार हो। मुद्दा मत भटकाइए ना आपने अपना गठबंधन कर सिलेंडर 450 में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। क्या मोदी जी झूठ बोल रहे हैं तो मोदी जी मिलेगा भाई, मिलेगा।
क्या तसल्ली देश रखो, की मिलेगा। संसद में खड़े होकर अभी के तो- मोदी जी अभी के तो- मंत्री झूठ बोल अभी रहे तो हैं? 5 ये दिन बताइए, हुए एक्सेप्ट हैं। कीजिए इस बात को। आप झूठे हो, आपके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, आप एक्सेप्ट करिए। वो खबर मैं चाहूंगा नवतेज के, हम लोग अभी आप अब चलाइए नवतेज चैनल पे, मैंने वो खबर जवाब पढ़ी ले है। लेते हैं। क्या मोदी जी के देवेंद्र मंत्री जवाब ले झूठ बोल लेते रहे हैं, हैं? जवाब ले अब मानिए, दीजिए। अरे जी अभी प्लीज। तो बैठिए, अभी तो बैठिए, अभी देखिए तो सही, पूरे 5 साल कहाँ थे? उस पाप में भागीदार थे आप, कांग्रेस के पाप में। तब तो अखबार नहीं आते थे राजस्थान में। जब फ्रंट पेज पर, बचनों की आवाज, मुख्य पेट पेज करके पर बच्चों की सिसकियों की आवाज आप दबाना चाहते हैं, वो आप अभी से आपने शुरुआत कर दी है। आप अखबार तो देखिए एक बार, दौसा के अंदर बच्ची के साथ क्या किस तरह का दुष्कर्म की खबरें हैं, जिन चीजों को आपने सीढ़ी बना के सत्ता के सिंहासन तक आप पहुंचे हैं, जिन झूठी खबरों को चला के, उन खबरों के साथ आपने क्या कर रहे हैं? किस बात की देरी है जनलाल जी को? क्यों इतने? वो बच्ची अभी आपने की घटना देखा नहीं आपने रिजल्ट के आने के दिन बाद के अगले दिन ही यहाँ पे कितना बड़ा हत्याकांड हुआ। एक राजपूत समाज के बड़े समाज सेवी को उड़ा दिया गया गोलियों से, और 72 घंटों तक पुलिस ताशमीन बंद के उनके पीछे पीछे घूमती रही, एक बार भी नाकाबंदी नहीं की गई। इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? अभी कौन संभाल रहा है इन चीजों को? क्या राजस्थान को इसी के लिए जनता को बेवकूफ बनाया गया था आपके द्वारा? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। धीरज रखिए, धीरज रखिए। ये आपके ही पाप थे ना, उन्हीं का फल मिल रहा है अभी तो हम सत्ता में बैठे हैं। आपने जो पाप किए थे ना गहलोत सरकार ने, उन पापों का असर दिख रहा है ये। और जो आप सस्ता जिनकी बात सिलेंडर कर रहे देना हैं, पाप आप है? जिनकी जिस हत्याकांड की बात कर रहे हैं, सस्ता सिलेंडर देना जिस पाप है? हत्याकांड की बात कर रहे हैं, हरदीप पुरी जी का डिपार्टमेंट जिस का, दिन रिजल्ट आया था उसके अगले दिन की हरदीप पुरी जी बात के है ये। डिपार्टमेंट का और तब तक तो लॉ एंड ऑर्डर आपके पास ठीक था, लॉ एंड ऑर्डर आपके पास था। जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता, कानून में लिखा हुआ है, ये कानून में लिखा हुआ है कि जब तक नया मुख्यमंत्री शपथ नहीं लेता तब तक पुराना ही मुख्यमंत्री रहता है। फिर भी हमने कहा कि वो गलत हुआ है, उसके ऊपर, और आज पकड़ में आ गए ना, सारे के सारे आरोपी पकड़ में आ गए, सारे अपराधी पकड़ में आ गए, आए ना पकड़ में। हम करेंगे इन पे कार्रवाई। ठीक है। आने वाले 6 महीने में अहमद मैं भाई के आपको पास गारंटी चलते हैं। देता हूं, अहमद भाई के पास चलते हैं। जी। एक भी गैंगस्टर बच जाए तो, एक भी अपराधी बच जाए तो सबके सब पकड़े जाएंगे। ये डर होगा। आप देखिए, आज सड़क पर निकलिए, आप सड़क की बात कर रहे हैं, मैं भी आया हूँ गुजर की तड़ी से लेकर यहाँ तक, हर चौराहे पर पुलिस तैनात है, हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। देखने को ही नहीं मिले पूरे 5 साल, कहीं नहीं मिलते थे। कोई बिना हेलमेट के लगा के जाओ, एक गाड़ी में 5-5 जने बैठ कर जाते थे। ये सब बंद होगा। आप सांगानेर से लेकर रामगंज चौपड़ तक बंद होगा। चलिए, ठीक ये है, पूरे जवाब लेंगे, सब्सिडियों पे जवाब आप लेंगे, हेलमेट जवाब का लेंगे। जवाब दे रहे अहमद हैं, भाई के पास आदरणीय, चलते हैं। आपको पहले सोचना अहमद भाई के चाहिए पास चलते, पहले अहमद भाई, कुल मिलाकर के सरकार बदल चुकी है, रिवाज वही रहा है, और जो स्थितियां बीजेपी चुनाव में लेकर के गई थी, बीजेपी को फायदा मिला, सरकार बनी, अब मंत्रिमंडल बनाने की तैयारी है। सीधा सा मेरा आपसे सवाल है, क्या ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट में अभी तक बदलाव नहीं आया? देखिए, इन 3-4 दिनों में जो अपराध के आंकड़े हैं, जो मीडिया की सुर्खियां बनी हैं, वो तमाम चीज़ें सबको पता है, आपको भी पता है, मेरे कांग्रेस के सहयोगी जो यहाँ पर बैठे हैं उनको पता है, नमित भाई को पता है, तमाम चीज़ें अभी मंत्रिमंडल बनने में समय। पर क्या बीजेपी राज के आने के साथ ही अभी तक ब्यूरोक्रेसी के माइंडसेट में बदलाव नहीं आया? और बीजेपी किस वजह से देर कर रही है? क्या सिर्फ जातिगत समीकरण साधने के लिए, या सोशल इंजीनियरिंग मैनेज कैसे होगी जो कि मुख्यमंत्री पद के लिए तीनों राज्यों में की गई, उसका इंतजार किया जा रहा है? हेमंत भाई। देखिए राकेश जी, 15 तारीख को नए सीएम ने शपथ ग्रहण किए हैं, तो 15 तारीख तक तो वैधानिक तौर पे अशोक गहलोत एक्टिंग सीएम थे, कार्यवाहक सीएम थे। तो ये तो उनके पापों का असर बोल रहा है भाई। ये कैसे हमारे कांग्रेस के मित्र और ये जो आप पार्टी के मित्र बात कर रहे हैं, अरे भाई 15 तारीख को नए सीएम आए, 3 तारीख को तो रिजल्ट आए, आज 19 तारीख हुई है, आप कौन सी बातें कर रहे हैं यार? आप थोड़ा धीरज रखिए अभी तो। अब जहां तक, अब देखिए ना आप कि कितना तेजी से जो अभी तक का रिकॉर्ड है, अभी 2 बड़े निर्णय उन्होंने ले लिए। एंटी गैंगस्टर फोर्स का गठन कर दिया, और किस अफसर का सिलेक्शन किया? दिनेश एएनएम, राजस्थान पुलिस का वो प्राउड फेस है, वो बड़ा चेहरा है जिसके नाम से अपराधी थर-थर कांपते हैं, उसको एंटी गैंगस्टर फोर्स का इन्होंने हेड कर दिया, और एसआईटी का गठन कर दिया, बीके सिंह उसको हेड करेंगे। तमाम तरह के निर्णय हो रहे हैं। इन्होंने क्या किया? 5 साल में केंद्र सरकार की योजनाओं तक धरातल तक पहुंचने ही नहीं दिया। चाहे जल जीवन मिशन, कितना बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया, तब नहीं बोले हमारे आपके मित्र, नहीं बोले ना, क्योंकि गठबंधन का धर्म इनको निभाना था ना। अब तमाम वो पक्के आवास की जो योजना थी, शौचालय की जो योजना थी, आयुष्मान भारत की योजना थी, तमाम योजनाएं इन्होंने गर्त में डाल दी। आप सुन लीजिए, ठीक है, आप सुनिए, धैर्य से सुनिए आप। तो अब राज आया है, मैं कोई पार्टी प्रवक्ता नहीं हूं, मैं तो एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर विश्लेषण कर रहा हूं। आप, हाँ बिल्कुल, आपका धर्म बनता है, आप विपक्ष में बैठे हैं, आपका धर्म बनता है, लेकिन आप इंतजार तो करें। जहां तक मंत्रिमंडल का प्रश्न है, अरे भाई देखिए ना कि सीएम और 2 डिप्टी सीएम अपॉइंट हो गए, वो
आज प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए हैं, कल शपथ ग्रहण सारे विधायकों का होगा, परसों तक नए स्पीकर हमारे सामने वो उनका निर्वाचन हो जाएगा। और मुझे लगता है जिस तरह की सूचनाएं हैं इसी हफ्ते मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। वो दिल्ली गए हैं, अपनी सीनियर लीडरशिप से उन्होंने मार्गदर्शन लिया है, कहाँ इसमें बुराई है? क्या वो अपने जो गार्जियन है उनसे मार्गदर्शन नहीं लेंगे क्या? जी, जी, जी। बिल्कुल लेना जरूरी है। हमारा ये तो हमारा शिष्टाचार है, हमारा भारतीय संस्कृति है। तो तमाम बातें हैं, आप धैर्य रखिए। और जिन क्राइम की आप बात कर रहे हैं, जो गोगा मेडी की आप बात कर रहे हैं, अरे वो तो कांग्रेस की पाप की देन है भाई। उस समय तो एक्टिंग सीएम अशोक गहलोत थे। किस तरह महिलाओं के साथ वारदातें हुई, किस तरह के रेपिस्ट स्टेट ये राजस्थान बन गया, वो तमाम बातें आप भूल गए क्या? ठीक तो है। आप धैर्य रखें, सारी चीजें होंगी। और नहीं होगी तो आप उठाइए ना, आप इसीलिए तो विपक्ष में बैठे हैं ना। तो और अच्छा फिर, अरे राकेश जी, इनका तो आज तक लीडर अपोजिशन सामने नहीं आया, उसमें भी इनके तो सिर्फ फुटबॉल जारी है? अशोक गहलोत बनेंगे, सचिन पायलट बनेंगे, महेंद्र सिंह मालवीय बनेंगे, गोविंद डोटासरा बनेंगे, अभी तक तो वो ये निर्णय नहीं कर पाए। ये किस हैसियत से इस तरह के प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं भाई? इनको तो ये बिल्कुल कोई हैसियत ही नहीं है इस तरह की इनकी बोलने की। तो ये तमाम बातें हैं, वो सब सामने आएंगी। देवेंद्र जी आपके पास आएंगे। गठबंधन का धर्म, सीधा आरोप है गठबंधन का धर्म आप निभा रहे हैं, इसलिए 5 साल नहीं बोले और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही आप लोगों को भी बोलना आने लग गया। सीधा आरोप। देखिए, हमने तो 5 साल भी जो हमारा जितनी क्षमता थी उसके अनुसार हमने प्रदर्शन किए, चाहे पेपर लीक के खिलाफ हो, चाहे बलात्कार के मामले हो, तमाम मामलों में मैंने आवाज उठाई थी। हम तो आज भी उठा रहे हैं। पर मुद्दा ये है कि आज ना हम सत्ता में, हमारे पास पावर नहीं है, पावर भारतीय जनता पार्टी के पास है। सवाल हमेशा सरकार से पूछे जाते हैं। ये मोदी जी के आने के बाद एक नया चलन शुरू हो गया, जो विपक्ष से सवाल किए जाने लगे हैं। विपक्ष की जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही सरकार की है। बैनर मोदी जी ने लगाए थे 450 का सिलेंडर देंगे, आज इन्हीं के मंत्री खड़े होकर देश की संसद में झूठ बोल रहे हैं। जो पवित्र संसद जहां हमारी सरकारें चलती हैं वहां से झूठ बोला जा रहा है। दूसरी बात, जिस महिलाओं के साथ जो महिलाओं को जो दर्द जो था, वो दर्द आज देश के हर नागरिक का, हर विपक्षी पार्टी का है। जनता ने उम्मीद की थी हालात बदलेंगे। अगर आज मुख्यमंत्री की खुद की विधानसभा में 2 बच्चों को गन पॉइंट पे अगर किडनैप कर लिया जाता है, जयपुर के अंदर आज बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उसको सुसाइड तक की कोशिशें करनी पड़ती हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी पड़ेगी ना। कब तक आप भागते रहेंगे? जब हमारी सरकार बनी थी, पंजाब में सरकार को बने हुए चंद महीने हुए थे, अमृतपाल का मामला सामने आया तो पूरी भारतीय जनता पार्टी सड़कों पे हमारे सामने रो रही थी कि आप जो कार्रवाई नहीं करें। आज अमृतपाल तो खत्म हो गया, लेकिन राजस्थान का अपराध खत्म नहीं हुआ है। तो जवाबदेही तो भारतीय जनता पार्टी को लेनी पड़ेगी। आप अपनी जवाबदेही से नहीं भाग सकते हो। जनता ने आपको समर्थन दिया है, आपको जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और अगर आप जवाबदेही तय नहीं करेंगे तो जनता आपको जो है जवाब भी देगी आने वाले समय में। एक और गंभीर मुद्दा जो है बिजली का है। आज सब जगह बिजली कटौती शुरू हो गई है। बिजली को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तमाम बड़े बड़े वादे और दावे किए थे। दूसरा, पेट्रोल की जो बात थी, अब इन्हीं के जो नेता बोल रहे कि पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता। जब भी विपक्ष में थे तो ये मांग करते थे कि राजस्थान में पेट्रोल सस्ता कीजिए। तो राजस्थान की जनता को धोखा देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी की फुल फॉर्म जो है बड़ी झूठी पार्टी कर देना चाहिए। ये सिर्फ झूठ और जुमलेबाजी राजस्थान की जनता के साथ कर रहे हैं। जवाब लेंगे नमित जी, लेकिन पहले करणवीर जी, कुल मिलाकर के सीधा आरोप आप लोगों के ऊपर भी है। आप बीजेपी पर कैसे हमला बोल सकते हैं जब आप ही का नेता प्रतिपक्ष अभी तक दिल्ली और जयपुर की दौड़ में है? कमलनाथ के साथ में क्या हुआ? जीतू पटवारी आपके अध्यक्ष बने हैं नए, क्या अशोक गहलोत भी उसी फहरिस्त में है? क्या अभी आलाकमान को, कांग्रेस आलाकमान को ये समय लग रहा है कि पायलट को बनाया जाए या पायलट को पार्श्व में रखा जाए, नहीं रखा जाए? 2024 में कितनी सीटें निकालेंगे, अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है। तो आरोप तो आप लोगों के ऊपर भी, आप भी तय नहीं कर पा रहे। प्रदेश को चलाने का काम मुख्यमंत्री का है, ना कि नेता प्रतिपक्ष का है। नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का सत्र आहूत होते ही तय हो जाएगा कांग्रेस पार्टी में, इसमें कोई संशय नहीं है। जो भी हमारी जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने तय कर रखा है, जैसे कि छत्तीसगढ़ और जो दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, वहाँ तय कर दिया है। तो राजस्थान में भी ये जल्द ही तय हो जाएगा। पर ये जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता बात कर रहे थे, ये अभी मेरे को कार्यवाहक सीएम का आभास दिला रहे थे। मैं कह रहा हूँ आप भी शायद कार्यवाहक प्रवक्ता का धर्म निभा रहे हैं यहाँ बैठ के। तो आपको भी देखना चाहिए कि जो अगर जो आवाज़ है, चाहे वो महिला की है, चाहे वो पेपर लीक से जुड़ी हुई बातें हो, अगर वो निष्पक्ष तरीके से, हम आज कांग्रेस पार्टी का आज विपक्ष में है तो वो पहले दिन से अपना धर्म निभाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी को भी इस चीज़ पे आना चाहिए कि अगर आपके पास मुख्यमंत्री का पद आ गया है तो आपको एक्टिंग में आपको काम करने के लिए आपको तुरंत मैदान में आ जाना चाहिए। इस तरह के जो कह रहे हैं कि साहब हमारे अद्वार्षिक के पेपर लीक हो गए, 10वीं के पेपर, बताइए आप, जब स्कूल के पेपर इनसे सेफ नहीं हो पा रहे, ये आने वाले समय में राजस्थान के युवाओं को रोजगार का और जो परीक्षा देने का जो पेपर ही नहीं होंगे तो पेपर लीक का
किस तरह से फलसफा देंगे, इस तरह की जो बातें हैं ये भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि किस तरह के और किस धरातल पे वो खेल रही हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस इनको मुद्दों पे लेके आई थी और उन मुद्दों से ये कहीं ना कहीं नीचे फिसलते ही नजर आ रहे हैं। ठीक है, नमित जी आपके पास आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मुद्दे को लेकर मैं आने वाला था वो देवेंद्र यादव जी ने जिक्र किया उसका, जिन मुद्दों को लेकर हम उतरे थे और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में रही तो सीधा एक आरोप कांग्रेस गवर्नमेंट पर रहा है कि राजस्थान में सबसे महंगा तेल बेचा जा रहा है और केंद्र की तरफ से कुछ राहत मिलने के बावजूद भी राजस्थान में वैट इतना ज़्यादा है कि आम आदमी को राहत नहीं मिल पा रही है। दूसरी बात, नई सरकार बनते ही ऑफिस में अगर कोई नया बॉस आता है तो शायद कर्मचारियों में उम्मीद होती है कुछ नए फैसले आम स्टाफ के हित में लिए जाएंगे। तो ऐसे में राजस्थान की जनता को भी उम्मीद रही है और एक अच्छा मैंडेट आप लोगों को दिया है। अब क्या वाकई में उस वक्त का इंतजार किया जा रहा है कि जो महंगाई है, महिला अपराध का जिक्र भी हेमंत भाई ने भी किया कि कांग्रेस के दौर में एक एनसीआरबी की जो रिपोर्ट्स आई है उसमें काफ़ी उछाल राजस्थान के स्तर में आई है, काफ़ी अपराध बढ़ा है। दूसरा जो क्राइम का रेशो खासतौर पर महानगरों में वो ज़्यादा हुआ है। गोगामेडी हत्याकांड हो या शेखावाटी में गैंगवार्स हो, तमाम चीज़ें हों, वहाँ पर ऐसा लगने लगा था कि शायद पुलिस का खौफ या पुलिस का इकबाल बिल्कुल बेकार हो गया, ख़त्म हो गया है। अब स्थिति क्या है? पब्लिक या तो महंगाई से राहत चाहती है या फिर अपनी सुरक्षा चाहती है। दोनों मुद्दों पर एक बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए क्या भारतीय जनता पार्टी को सही समय का इंतजार है? क्या जो बजट आएगा आगे जाकर के क्या उसका इंतजार आम आवाम को करना पड़ेगा, या वाकई में भी देर है कि हम समय आने पर या 2024 से पहले उन चीज़ों को उतारेंगे ताकि एक मैसेज जाए? नमित भाई जी राकेश जी, देखिए जिन भी मुद्दों को हम लेकर आए हैं, जिन आप कह रहे हैं कि पेट्रोल हो, डीजल हो, महंगाई हो, जिन भी मुद्दों की हमने बात करी है, इसके अलावा भी अगर कोई चीज रह गई हो जिसको हम नहीं बोल पाए वो भी करेंगे। जनता के हित में जो भी होगा हम करेंगे। पेट्रोल डीजल के लिए हम बोलते थे, वो करके दिखाएंगे हम। पेपर लीक के लिए हमने बोला था, एसआईटी गठित कर दी गई है। और ये तो जो आप किसी डॉक्टर के पास जाओ, आपके फोड़ा पुंजी हो जाता है तो उसकी दवाई भी 3 दिन 4 दिन में जाकर लगती है। तो इंतजार कीजिए, वो सब काम होगा। सबसे मेन, सबसे जो जरूरी चीज है, आपने बोली सुरक्षा, सुरक्षा सबसे मस्ट है। आज हमारी बहन बेटियां घर के बाहर निकलती है और बच्चियां पढ़ने जाती है, कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, तो उनकी नज़र हम पर है। हमने कहा, हमने वादा किया है तो हम उसको पूरा करेंगे, निभाएंगे। इसके लिए कानून व्यवस्था जो है वो सर्वश्रेष्ठ करनी है, सर्वोत्तम करनी है। उसके लिए कार्रवाई शुरू हो चुकी है। पुलिस अधिकारी उस काम में लग गए हैं। जो पुलिस अधिकारी पुलिस महकमे में थाने में बैठे रहते थे, इंतजार करते थे ऑर्डर का, वो नहीं हो रहा। उनको हमने बिल्कुल चौराहे पे लाकर खड़ा कर दिया है, सड़कों पर खड़ा कर दिया है कि आप यहाँ मुस्तैदी करिए। आज की मैं अभी जब आया, मैं बता रहा था आपको जी जी, तो रिद्धि सिद्धि चौराहे से आया मैं, तो वहाँ बच्चे जो कोचिंग सेंटर है वो सबसे ज्यादा अपने जयपुर में वहां पर है। तो वहीं से देखता हुआ आ रहा हूँ, हर चौराहे पर, हर कोने पर ट्रैफिक पुलिस, सादा वर्दी में पुलिस, या जो पुलिस की वर्दी है उसमें पुलिस वो खड़ी है। तो एक डर है, और यही डर अपराधियों में चाहिए था, वो डर हो चुका है। जो लोग पहले सिग्नल पार कर जाते थे रेड लाइट को, वो रुक रहे हैं। तो ये अपने आप में एक परिवर्तन है। यानी कांग्रेस गवर्नमेंट में ऐसा कोई डर था ही नहीं, ये सीधा सीधा आरोप है आपका? बिल्कुल डर नहीं था, तभी तो इतने माफिया पनपे। राजस्थान में इतने माफिया कैसे पनपे? यूपी और बिहार की जो हम बात करते थे पहले पुराने जमाने में कि वहां पे होता था, आज के 10 साल पहले, वो सारे माफिया वहां से निकल कर यहाँ आ घुसे। और यहाँ क्यों आ घुसे? क्योंकि उनमें डर नहीं था। आप देखिए, पहले रात को 12 बजे, गहलोत सरकार का पिछला शासन था, अच्छा था, उसमें 12 बजे के बाद आप घर से निकलते थे। मैं खुद उसका गवाह हूं कि जब भी हम निकलते थे तो हमेशा ये होता था कि पुलिस रोकती थी, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो, आपका मोबाइल नंबर, गाड़ी का नंबर लिखाओ, आपका मकान नंबर लिखाओ। और इन 5 सालों में बिल्कुल भी नहीं हुआ ये कारण इसका ये रहा कि आपस में लड़ते रहे कुर्सी के लिए, और इसी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो कानून व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ी हुई थी। हम सबसे पहले कानून व्यवस्था सुधारेंगे। देखिए, डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो सबसे पहले पेट का इलाज करता है, पेट को साफ करता है। जो आयुर्वेदाचार्य वो कहते हैं किसी भी बीमारी का सबसे बड़ी बीमारी पेट है। अगर आपका पेट खराब है तो आपका पूरा शरीर खराब है। तो हम पेट की जो है कानून व्यवस्था है वो उसको सबसे पहले सुदृढ़ करेंगे। उसके बाद जो महंगाई है और जो भी मुद्दे हैं, उन सब मुद्दों को हम धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। और राजस्थान को जो सुशासन की बात है, वो सुशासन हम देंगे। लेकिन देवेंद्र जी का तो सीधा आरोप है आप लोगों के ऊपर। पंजाब में अमृतलाल का जो कांड हुआ था, अमृतलाल का जो मामला हुआ था, अमृतलाल वहाँ से क्या भागा, बीजेपी ने पूरा आसमान उठा लिया। और राजस्थान में जिस तरीके से सरकार आ चुकी है, हालांकि मंत्रिमंडल में देरी हो रही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पेपर लीक का मामला बताया या
तमाम चीजें जो भी है, यानी कि बीजेपी सिर्फ विपक्ष में अच्छी है या सरकार में भी अच्छी है, ये आश्वासन वो चाहते हैं आपसे। बिल्कुल बीजेपी सरकार में अच्छी है, विपक्ष में तो ये लोग ही अच्छे लगते हैं और ये रहेंगे। भगवान इनको हमेशा विपक्ष में रखे, ये विपक्ष का धर्म बहुत अच्छे से निभाते हैं। मैं भी ये चाहता हूँ कि विपक्ष में बैठे रहे, कांग्रेस भी और आप पार्टी भी, हमें सत्ता दीजिए और जो हमारे में कमी है हम उसको पूरी करेंगे और अच्छी सत्ता चलाएंगे। हम धीरे 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 सब कुछ अच्छा करते जाएंगे। करणवीर जी थोड़ा सा इंतजार करिए, सीधे तौर पर कहना है, थोड़ा सा इंतजार करिए, मंत्रिमंडल भी बनेगा, गृह मंत्री भी बनेगा, ब्यूरोक्रेसी हरकत में आ चुकी है और सरकार का एक चेहरा कैसा होगा, प्रारूप कैसा होगा, उसमें समय लग रहा है। और जो घोषणाएं हुई वो सीधे तौर पर सरकार पूरी करने वाली, भारतीय जनता पार्टी पूरा करने वाली, लेकिन अभी तक सीधे तौर पर आप पर हमला बोला गया है कि अभी तक जो पिछले 5 साल में जो कुछ हुआ है, ब्यूरोक्रेसी पर कोई असर नहीं था, पुलिस थानों में सुनवाई नहीं होती थी और हालात ये थे कि राजस्थान अपराधिस्तान बन चुका था। अब धीरे धीरे उन चीज़ों को ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि कोई भी दवाई दी जाती है तो 4 दिन में असर करती है। करणवीर जी, राजस्थान सरकार ने पिछले कार्यकाल के अंदर अनिवार्य एफआईआर का जो काम किया है वो शायद गहलोत सरकार ने किया है, इनको जानना पड़ेगा। वो जो थानों के अंदर जो जिस तरह की जो सुनवाई होती थी वो इनसे शायद अनभिज्ञ है। वो आंकड़े आप देख सकते हैं कि क्या एफआईआर का क्या रेशियो रहता है और किस तरह का अनुसंधान कांग्रेस पार्टी की सरकार ने हुआ है। पर आप कह रहे थे जो समय लगेगा, समय की वानगी आप देखिए कि आज बिजली के बिल में से जो राहत है वो गायब है, जो सिलेंडर जो सस्ता देने की बात थी वो गायब है, आरजीएचएस जो अपने अस्पताल है वहाँ चिरंजीवी जैसी सुविधाएं हैं वो आज किसी भी सरकारी अस्पताल में नहीं मिल रही है। वहाँ जनता किस दर्द से गुजर रही है शायद इनको वो दर्द मालूम नहीं है कि आप जाके देखिए दूसरे अस्पताल में क्या हो रहा है। पिछले 20 से 25 दिनों के अंदर अस्पताल में आपने चिरंजीवी का पोर्टल आपने तुरंत बंद कर दिया है, जो आरजीएचएस में दवाइयां हैं उनका कोटा आपने बंद कर दिया है। और आज का मैंने सुबह मेरे घर का ही बिल उठा के देखा, जो राहत आनी चाहिए थी वो राहत गायब है। तो इस तरह के काम जो इनकी वानगी है वो सामने आ चुकी है। सवाल तो ओपीएस फंड के यूज को लेकर भी उठ रहे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट में जो घोषणा हुई थी ओपीएस देने को लेकर के, जो फंड उसमें आया था उस फंड का क्या यूटिलाइजेशन किया गया, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल अगर वाकई में अगर उसमें कोई समस्या है तो सवाल खड़े होना लाजमी है, वो दुरुस्त करने वाली चीज है। पर ये तो शायद ओपीएस के विरोधी है, ये तो जड़ से खत्म करना चाहते हैं उसको। अगर उस फंड में कुछ 19-20 हुआ है तो हो सकता है वो अनुसंधान का विषय है, उसमें अगर गड़बड़ी हुई होगी तो उसकी जांच भी करा ली जाएगी। पर ये तो ओपीएस के बिल्कुल खिलाफ ही है। ये चाहते ही नहीं है कि देश के अंदर किसी को सामाजिक सुरक्षा और किसी तरह की सिक्योरिटी मिले। ये तो चाहते हैं कि जब वो मोदी जी का जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है वही पूरे देश के अंदर थोप दिया जाए, जो पुजारियों को तो परमानेंट कर दिया जाए और जो देश की संरक्षा कर रहे हैं सरहद पे उनको संविदा पे ले लिया जाए। इस तरह का इनका प्रोजेक्ट है, इस तरह की इनकी सोच है। नमित भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी, पुजारी को भी परमानेंट करेंगे और जो सरहद पे खड़े हैं उनके लिए भी हम खड़े हैं ना, वो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। हम उन पे सवाल तो नहीं उठा रहे ना, हम उनके शौर्य पे सवाल नहीं उठाते हैं, हम उनको शाबाशी देते हैं, उनको सलामी देते हैं कि हमारे लिए उन्होंने जान दी है, के रूप में इन्होंने बहुत बड़ी सलामी दी है। और यही सोनिया गांधी जी है जो रोती है आतंकवादी के मरने पर, उसको फांसी होने पर रोती है, रात भर कमरे में रोती है। ये इन्हीं के प्रवक्ता, इन्हीं के नेता बोलते हैं, ऐसा नहीं है। और जो मेरे मित्र बोल रहे हैं अस्पतालों की, अरे भाई कौन कहाँ जाकर आए हो आप? आरजीएचएस के अंदर देखिए कि दवाइयां मिल रही है या नहीं मिल रही है, चिरंजीवी का पोर्टल चालू है या नहीं चालू है। आप अपने गूगल से सर्च करके देख लीजिए कि चिरंजीवी का पोर्टल चालू है या नहीं है। आयुष्मान की बात कर रहे हो, आयुष्मान के अंदर 16,000 लोगों को मात्र आपने पात्र बनाया पूरे राजस्थान के अंदर। सोचने वाली बात है। आप किस विषय की बात कर रहे हैं? नहीं करेंगे हम गहलोत जी की कोई सी भी योजना बंद नहीं करेंगे। गहलोत जी की केवल खाने की योजनाएं बंद होगी, जो उन्होंने पैसा खाया, जिन आप कर रहे हैं कि वो पैसा कहाँ गया, वो सब पैसा निकल कर आएगा। धीरज रखिए। जो लोग बिलों में बांटने की बात कर रहे थे वो खुद बिलों में बढ़ेंगे, उनमें से हम हलक से पैसा निकाल कर लाएंगे। योजनाओं के नाम चेंज होंगे, योजनाओं के नाम चेंज होंगे वापस से? जी कोई चेंज नहीं होंगे। जिस योजना का नहीं, जैसे अन्नपूर्णा को इंदिरा रसोई किया गया, आप अच्छा है ना, अच्छे जो नाम है वो रहेंगे, लेकिन परिवारवाद का नाम कोई नहीं रहेगा। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, ये परिवारवाद का नाम नहीं चलेगा। जो देश के सैनिक है, जो देश के लोग, जो देश के लिए मर मिटे हैं और जो देश के स्वतंत्रता सेनानी है, उनके नाम होने चाहिए। अन्नपूर्णा में क्या कमी थी? माता का नाम है, हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले अन्नपूर्णा माता को प्रणाम करते हैं, ये माता आप बिल्कुल मेरे शरीर को स्वस्थ रखना, तो उसका नाम बदल दिया इन्होंने। तो उसका बदलने की जरूरत कहाँ थी? केवल एक परिवार को खुश रखने के लिए। हमेशा नहीं करेंगे। अच्छी जो योजनाएं हैं वो चलती रहेगी, और जो खराब है उनमें भी अगर लगता है कोई सुधार करना है, सुधार करके उनको भी यथावत रखेंगे और नई नई योजनाएं लाएंगे। हमें नया भारत बनाना, नया राजस्थान बनाना है। हम इस झगड़े में नहीं पड़ेंगे कि उन्होंने क्या किया। हाँ, लेकिन जिन्होंने पैसा खाया है उनका आजमा तो खराब होगा, उनको तो लगेंगे लूज मोशन, उनको हम निकालेंगे, क्योंकि ये जनता का पैसा है और इसका वादा हमने किया है।
तो वो करके दिखाएंगे, लेकिन योजनाएं कोई बंद नहीं होगी और अच्छे से चलेगी, और इसमें जो सुधार करने होंगे वो करेंगे, नई योजनाएं लाई जाएगी। ठीक है, अहमद भाई आपके पास आएंगे। अहमद भाई, कांग्रेस गवर्नमेंट में एक जिस योजना का जिक्र अभी कांग्रेस के मेरे मित्र ने किया, वाकई में जिस योजना का जिक्र पूरे देश भर में हुआ, मुफ्त दवाई योजना, मुफ्त जांच योजना, या यूँ माने चिरंजीवी योजना में जिन लोगों का इलाज हुआ, और व्यक्तिगत रूप से मैंने उस चीज़ को परखा भी है। मैंने तमाम जगहों पर जाकर के उस चीज़ को एक प्रैक्टिकल तौर पर, प्रायोगिक तौर पर उसका अनुभव किया है। ऐसी योजना जिसको लेकर के वाकई में राजस्थान में एक बड़ा मेडिसिन के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से एक बड़ा उलटफेर हुआ, और जो गरीब अस्पतालों में घुसने से डर रहा था वो बेरोक-टोक जा रहा है अपनी समस्या को लेकर के, उसका इलाज हो रहा है। जो उसमें योग्यताएं दी गई है बीमा में, वो काफ़ी हद तक कुछ लोगों के लिए फ्री है, कुछ लोगों के लिए एक मिनिमम अमाउंट है। ये जो योजनाएं हैं, क्या वाकई में सरकारें बदलने के साथ इन पर बिना किसी राजनीति के काम होना चाहिए? आपको नहीं लगता कि जो योजनाएं वाकई में जनहितैषी हैं, भले ही वो दूसरी गवर्नमेंट की हो या दूसरी पार्टी की सरकार की हो, लेकिन वो कंटिन्यू रहना चाहिए, उनमें आम आवाम के हित को देखा जाना चाहिए। और यही उम्मीदें राजस्थान की उस आम आवाम को है कि भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट तो दिया है, पर वाकई में जो योजनाएं कांग्रेस गवर्नमेंट में थी वो आगे बदस्तूर चलती रहनी चाहिए, ताकि उनके स्वास्थ्य के लिहाज से, शिक्षा के लिहाज से, और भी कोई उनके जीवन यापन के तरीकों के लिहाज से बाधा ना उत्पन्न हो। जी अहमद भाई। देखिए राकेश जी, चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि जो भी कांग्रेस की वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको रिव्यू करके उनको चालू रखा जाएगा। हाँ, लेकिन जो स्कीम्स जबरदस्ती पानी बहा रही हैं, आर्थिक हालात को खराब कर रही हैं, उन योजनाओं को बंद किया मुफ्त की जाएगा। स्कीम की बात कर रहे हैं आप। लेकिन जो अशोक गहलोत सरकार ने भी ये काम किया कि आयुष्मान भारत योजना को उन्होंने कॉपी पेस्ट करके और चिरंजीवी योजना की तरफ से उन्होंने किया। अब चिरंजीवी योजना की भी हकीकत ये है राकेश जी कि बड़े हॉस्पिटल तो चिरंजीवी योजना के नाम पर पेशेंट को भर्ती ही नहीं करते थे। भले ही साहब कांग्रेस ने उसको 50 लाख तक का दायरा बढ़ाने की बात करी थी अपने चुनावी घोषणा पत्र में। हमने कहा 1 करोड़ करिए, आप 2 करोड़ करिए, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकायदा मंत्रियों को धमकी तक देनी पड़ी थी जी। अस्पताल वालों को। जी। तो हकीकत ये है कि चिरंजीवी योजना का भी बड़े हॉस्पिटल्स ने बिल्कुल भी उसको एंटरटेन नहीं किया। छोटे हॉस्पिटल जो चलते नहीं थे, चिरंजीवी योजना के नाम पर चलने जरूर लग गए। ये एक अच्छा काम हुआ। और अभी भी अगर कोई, चाहे वो हेल्थ स्कीम है, चाहे कोई पेंशन स्कीम है, तमाम स्कीमें बंद नहीं की जाएंगी। मैं जहां तक समझता हूं वेलफेयर स्कीम सभी चालू रखी जाएंगी। जहां तक पेट्रोल डीजल की रेट की बात थी, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने भी एक चुनावी सभा में कहा था कि राजस्थान में 12-13 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल डीजल की रेटें ज्यादा हैं। और उन्होंने अपने कांग्रेस बीजेपी ने संकल्प पत्र में ये चीज को शामिल भी किया कि इसके लिए रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी। तो अब देखिए, अभी मंत्रिमंडल गठन हुआ नहीं है। मंत्रिमंडल की जो भी पहली मीटिंग होगी, मैं कह सकता हूं कि उसमें इस तरह की एक रिव्यू कमेटी बना दी जाएगी। अब जहां तक राजस्थान की जनता की विश्वास बहाली की बात है, मैं जो बात कहूंगा वो कांग्रेस के मित्रों को और आपके मित्रों को पेट में मरोड़ा पड़ेगा, क्योंकि अभी भी वो मेरे पर आरोप लगा रहे थे। देखिए, अशोक गहलोत शासन में हर गैंगस्टर अपने आप को सीएम समझता था। अशोक गहलोत शासन में हर एमएलए, कांग्रेस एमएलए, चाहे निर्दलीय एमएलए, चाहे बीएसपी के एमएलए, वो अपने आप को सुपर चीफ मिनिस्टर समझते थे। लेकिन जब से भजनलाल सीएम बने हैं, हर आम आदमी अपने आप को सीएम समझने लगा है। अभी तक का जो मैं देख रहा हूं, आगे मुझे नहीं पता, मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं। तो ये जो विश्वास बहाली हम देख रहे हैं, जो एक पॉजिटिव, हम एक सकारात्मक परिवर्तन हम जो देख रहे हैं ना, ये बहुत वसुंधरा जी के आने से ये क्या नहीं हो पाता? ये शायद नहीं हो पाता, क्योंकि देखिए भजनलाल एक आम आदमी है, आम आदमी के बीच में से निकले हुए व्यक्ति हैं। आज जो क्रेज हम देख रहे हैं ना भजनलाल का, वो निश्चित रूप से अलग ही क्रेज है। मतलब हर कोई समझता है कि मैं भजनलाल हूं, मैं सीएम हूं। तो ये जो आज राजस्थान के लोगों में एक भावना बनी है ना कि मैं भी सीएम हूं, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी है। और अगर इसी ट्रैक पर भजनलाल जी चले तो निश्चित रूप से ये बीजेपी पर भी आरोप लगना शुरू हो गए थे कि निश्चित चेहरों पर दाव खेलती है, कोई भी कार्यकर्ता लेवल का जो दरपट्टी या जाजम बिछाता है उसको ऊपर आने का कोई चांस नहीं है। लेकिन भजनलाल के आने के बाद ये सोच बदली है, बिल्कुल सोच बदली है। और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन के रूप में मैं इसको देखता हूं। और जहां तक बीजेपी वाले कहते हैं ना कि वो कोई
एक टर्म के लिए काम नहीं करते, वो एक ऐसा रोड मैप बनाते हैं कि आने वाले 15-20 सालों के लिए वो सत्ता में पार्टी को रखना चाहते हैं। वो इस तरह का, क्योंकि वो जो एक जो रिवाज चल रही है ना कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, उस रिवाज को बिल्कुल ही पलटना चाहते हैं बीजेपी, और उसी तरह से वो रोड मैप बना रहे हैं। और जब मुख्यमंत्री जी ने, भजनलाल जी ने ब्यूरोक्रेसी की मीटिंग ली, उसमें उन्होंने साफ कहा कि आप सबसे पहले 100 दिन की कार्य योजना बनाइए और आने वाले 25 सालों के लिए आप रोड मैप बनाइए। तमाम योजनाएं उस तरह से बनाई जाएं कि हमें आने वाले 25 साल में हमारा राजस्थान क्या होगा और कहां होगा वो हमें देखना है। और उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया, जिस तरह की उनकी वर्किंग है, जिस तरह की उनकी कार्यशैली है, उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया, जीरो टॉलरेंस करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रहेगी, कोई अपराध नहीं होंगे, और उस पर देख असर मिल रहा है देखने को। तो ये तमाम बातें ऐसी हैं, और मैं तो कह सकता हूं कि निश्चित रूप से ये एक विश्वास वाली एक सवाल मेरा है, 4 बिंदु मेरे पास में। राहत पैकेज जो अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले जो घोषणा हुई, मोबाइल बांटे गए, राहत शिविर का आयोजन हुआ और बिजली की 100 यूनिट फ्री की गई। मैं एक अर्थशास्त्र के लिहाज से या नई सरकार के गठन के लिहाज से इस चीज़ को समझना चाहता हूँ हेमंत भाई, जो घोषणा हुई क्या वाकई में मान लिया जाए कि चुनावी दौर की घोषणा ही थी, अब आगे जाकर कोई राहत नहीं मिलने वाली है? खासतौर पर बिजली वाला, राहत शिविर हो चुके थे, राहत पैकेज बांटे जा चुके थे, जो भी बांटा गया उसमें दाल चीनी चावल तेल जो भी बांटा गया वो बांटे जा चुके थे। मोबाइल जो आधे बटे आधे नहीं बटे, जिन कंपनियों को ठेका दिया गया, क्या वाकई में अब वो मोबाइल बांटना नई गवर्नमेंट के साथ जारी रहेगा, नहीं रहेगा? और बिजली खासतौर पर, जबकि बिजली कंपनियों पर करोड़ों का कर्जा बकाया चल रहा है, राजस्थान सरकार ने जो उस दौरान घोषणा की, क्या नहीं लगता सिर्फ चुनावी वायदों के लिए घोषणाएं करना एक स्टेट को कर्ज में डुबोने जैसा है? और अब सरकार कोई सी भी आए, भारतीय जनता पार्टी की आए, कांग्रेस की आए, यानी कोई भी सत्ता के सिंहासन पर बैठे, लेकिन जो मुफ्त की जो योजनाएं हैं उन पर वाकई में एक मॉनिटरिंग सेल होना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ चुनावी घोषणाओं के लिए स्टेट को गर्त में तो नहीं डाल रहे हैं। हेमंत भाई, राकेश जी, वर्तमान में राजस्थान में 5,59,00,000 लाख करोड़ का कर्ज है, प्रति व्यक्ति कर्ज है करीब 71,000 रुपये। बहुत चिंता का विषय है जी। अशोक गहलोत जी को पता था उनकी सरकार रिपीट होने वाली नहीं है। तमाम ऐसी योजनाएं अंतिम 6 महीनों में उन्होंने लागू करी, चाहे वो मुफ्त बिजली की हो, चाहे मोबाइल में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है। 3,000 का मोबाइल, आप आउटडेटेड मोबाइल, बिल्कुल घटिया मोबाइल आप दे रहे हो, और सरकार में उसकी लागत 10,000 रुपये पड़ रही थी। बहुत बड़ा स्कैम है। तो ये अरे आप रोजगार दीजिए ना, आप सिलाई की मशीन दीजिए ना, आप उनको शिक्षा में जोड़िए ना। अब क्या 10,000 रुपया आप महिला मुखिया को पैसा देना चाह रही थी? कौशल विकास पे काम होना चाहिए, कौशल विकास पे काम होना चाहिए, एजुकेशन पे काम होना चाहिए, स्वरोजगार पर काम होना चाहिए। ये आदमी को निकम्मा बनाती है, नाकारा बनाती हैं इस तरह की योजनाएं। तो तमाम इस तरह की योजना, लेकिन हाँ मैं ये अवश्य कहूंगा कि चाहे पेंशन वाली योजना, पेंशन में उन्होंने कह दिया, बीजेपी ने संकल्प पत्र में शामिल किया है कि पेंशन को 1,000 रुपए से 1,500 रुपए किया जाएगा दिव्यांगजनों और बुजुर्गों के लिए। तो निश्चित रूप से ये अच्छा फैसला है, और मुझे लगता है कि जल्द ही इस पर भी, इसी बजट में इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। और जहां तक मेडिकल हेल्थ स्कीम की बात है, निश्चित रूप से इसको चालू रखना चाहिए, और ये सभी तरफ से उनको राय भी दी जाएगी, और मुझे लगता है इसको बंद भी नहीं किया जाएगा। अब उसका प्रकार कैसा होगा, उसका आकार कैसा होगा, उसका स्वरूप कैसा होगा, उस पर हो सकता है कि वो और उसको कुछ परिवर्तन करके उसको लागू करें। देवेंद्र यादव जी, आपके पास में आएंगे। कुल मिलाकर के एक चीज जो समझना है, नई सरकार राजस्थान में, सीएम का शपथ ग्रहण हो चुका है, मंत्रिमंडल का एक प्रारूप आना बाकी है, कौन लोग बैठेंगे वो अलग विषय है, साथ में पैरेलल रहेगा। लेकिन एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल यही है, नहीं लगता आपको जो घोषणाएं की गई है, या जो घोषणाएं शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के कोई घोषणाएं होती है, शिक्षा को लेकर के मुफ्त शिक्षा या निःशुल्क शिक्षा या आरटी में एडमिशन, तमाम चीज़ें, एक गरीब परिवार को, उसके बच्चे को मुफ्त में दाखिला मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा पर काम होना चाहिए। स्वास्थ्य पर जो अशोक गहलोत गवर्नमेंट में हुआ है, वाकई में चिरंजीवी योजना हो, मुफ्त दवाई योजना हो, काम होना चाहिए। पर एक बेहिसाब तरीके से इस प्रकार की मुफ्त की योजनाओं का घोषणा कर देना, और खासतौर पर ये सवाल आम आदमी पार्टी पर ज़्यादा उठते हैं, खासतौर पर दिल्ली में और पंजाब में। एक वक्त तक आप आम मतदाता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो, लेकिन उसका जो असर होगा, उसका जो नुकसान होगा उस स्टेट को, क्या नहीं लगता वाकई में अब इन चीज़ों पर लगाम लगने की आवश्यकता है? गवर्नमेंट कोई सी भी बने, लेकिन एक मॉनिटरिंग होना बहुत आवश्यक है कि कहीं इन अनर्गल घोषणाओं से स्टेट पर इतना कर्जा नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर सीमित है, टैक्स पेयर की एक संख्या है।
अब वो टैक्स पेयर अपना टैक्स कहां तक देगा? और आपका एक बड़ा तबका अगर बैठ करके खाएगा, सिर्फ मैं शिक्षा और स्वास्थ्य को छोड़ रहा हूं जिस पर वाकई में काम होना चाहिए फॉरेन पॉलिसी के आधार पर, जो विदेशों में होता है, जहां पर शिक्षा पर भी चीजें हैं, स्वास्थ्य पर भी है, लेकिन बाकी की चीजों पर बिजली, आप यकीन मानिएगा अगर 100 यूनिट आप दे रहे हैं, अब कितना बड़ा कर्जा बढ़ रहा है, यानी कि एक लंबी फहरिस्त है उसकी। आपको लगता नहीं आम आदमी पार्टी पर भी अगर इस प्रकार की मॉनिटरिंग होती है तो सवाल खड़े होंगे? देवेंद्र जी, देखिए इस देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स के मुकाबले 84% है, 16% डायरेक्ट टैक्स है। इस देश का हर आम नागरिक टैक्स देता है, उस टैक्स के बदले उसको कुछ नहीं मिलता था। जब से देश में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल जी जब से सत्ता में है, उसके बाद आम आदमी को उसके जो टैक्स के बदले थी सुविधाएं मिलने लगी। आज इस देश में हर गरीब को हक है बिजली का, पानी का, कपड़ों का, सरकारी बसों में घूमने का। इन्हीं चीजों पर आम आदमी पार्टी ने सुविधाएं देनी शुरू की। हमने बिजली सस्ती की सिर्फ 200 यूनिट तक, कि कोई अगर ज्यादा यूज करेगा तो पैसा देगा, लेकिन एक आम आदमी को भी बिजली का हक है, एक आम आदमी को भी फ्री पानी मिलने का हक है। आज दिल्ली की महिलाएं अगर फ्री बस यात्राएं कर रही हैं, उसके कारण से दिल्ली में जो महिलाओं का जो घर से बाहर निकलना तो बढ़ा है, उनको रोजगार के अवसर नहीं मिले हैं। आज पंजाब में हमने जिस तरीके का जो माहौल पैदा किया, आप देखिए पंजाब में 300 यूनिट फ्री बिजली है, लेकिन पंजाब का जो डिस्कॉम जो था वो 1500 करोड़ के फायदे में आ गया, नुकसान में नहीं है। तो जरूरत है ईमानदारी दिखाने की। पैसे की कमी किसी सरकार के पास नहीं थी, ना राजस्थान सरकार के पास पैसे की कमी है। अगर ये लोग साफ नियत से काम करना चाहें तो राजस्थान को भी फ्री बिजली मिल सकती है, हमने तो 2-2 स्टेट में देकर दिखाई है। राजस्थान की जनता को भी फ्री पानी मिल सकता है, हमने दिल्ली में देकर दिखाया है। राजस्थान की भी महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिल सकती है, हमने दिल्ली में करके दिखाया है। तो ये सब चीजें मुमकिन है, और ये सामाजिक सुरक्षा योजनाएं इस महंगाई के दौर में, जब 450 का सिलेंडर 1100 का हो गया है, पेट्रोल जो था उसके रेट दुगने हो गए, दाल सब्जी सब महंगा हो गया, तो आम आदमी को राहत चाहिए, और राहत देना सरकार की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी जो अब तक चंद उद्योगपतियों को राहत देती रही है, वो राहत अगर ये लोग आम आदमी को देना चाहें तो आम आदमी को दी जा सकती है। आज राजस्थान में कर्ज की बात हो रही है, कर्ज तो मध्य प्रदेश पे भी है, राजस्थान के मुकाबले कहीं ज्यादा ही है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना लागू करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का नया कर्ज ले रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। लेकिन राजस्थान की जनता को फ्री बिजली देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है, राजस्थान में ये बसें खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये लोग सिर्फ जिम्मेदारी से भागते हैं। आज भी मोदी सरकार नेहरू जी की गलती बता करके अपने दोष छुपाती है। राजस्थान में भी यही कर रहे हैं, जहां जनता का नुकसान करना था उन्होंने तुरंत शुरू कर दिया, फ्री बिजली बंद, इलाज बंद। लेकिन जहां जिम्मेदारी की बात आती थी वहां भी भाजपा के साथी बता रहे कि महिला आज जो है राजस्थान की जनता हेलमेट लगा के चलने लगी है, ट्रैफिक पुलिस तैनात होगी। ये भर्ती इन्होंने की क्या? ये तो पूर्ववर्ती सरकारों की हुई थी। इनका कौन सी जिम्मेदारी थी? इनको अपनी जिम्मेदारियों पे जवाब देना चाहिए। जो इन्होंने राजस्थान की जनता को 450 रुपए में सिलेंडर देने का वादा किया था, वो इन्होंने क्यों बंद किया? राजस्थान की जनता की फ्री बिजली क्यों छीनना चाहते हैं? राजस्थान के जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं थी उनको क्यों बंद करना चाहते हैं? जहां जनता का फायदा है वहां जनता को फायदा देना चाहिए ना। जवाब लेते देवेंद्र भाई, जवाब लेते। नमित जी प्लीज। पहले तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे मित्रों, कौन सी योजनाएं बंद हो गई भाई? कहाँ पढ़ लिया आप? कौन सा अखबार आता आपके घर पे? अरे आज ही आपके मंत्री जी ने हरदीप कहा पुरी जी का है, कौन सा अखबार आता आपके? सिलेंडर नहीं देंगे। कौन सा आज अखबार आता एक नेता आपके? कह रहे थे कि पेट्रोल सस्ता नहीं हो सकता है। क्यों मैं नहीं तो हो आप सकता? ही के नेताओं की करेंगे ना स्टेटमेंट मैं। बता रहा हूँ। धीरज तो नवतेज रखिए। टीवी पे खबर पढ़ सकते अरे हो, भाई धीरज लाइव तो चला के रखिए। दिखा सकते हैं। अभी पौधा आप मानिए लगाया, ना, आप पौधे झूठ को बोलते बढ़ा हो। तो बोल अभी दिया तो नमित जी अभी ने। 4 दिन पहले 20 इंतजार तो ज्यादा करिए, है। नमित जी बोल चुके हैं। इंतजार तो करिए। इंतजार आप कह कर रहे लेना हो, भाई मैं साहब। कोई बात कह रहा हूँ, आप हेलमेट लगा रखा कहिए है, कि उसके हम लिए सिलेंडर बात कर देंगे। रहे हो। आप भर्ती ऑन किसने करी थी? आप कहिए उस आपके भर्ती को मंत्री ने काम झूठ तो बोला, लेता है। मैं इंतजार करूंगा, 2 महीने इंतजार करूंगा। आप ऑन ठीक टीवी है। बोलिए जवाब कि लेते हैं। आपके देवेंद्र भाई मंत्री जवाब। ने संसद में खड़े होकर देवेंद्र भाई झूठ जवाब बोला है बनता और है। 400 का देवेंद्र भाई सिलेंडर जवाब देंगे। बनता है, प्लीज जी, जी। प्लीज। नमित जिस जी। ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए आप कह रहे हैं भर्ती कांग्रेस सरकार में हुई थी, अरे तो भाई कांग्रेस सरकार काम तो लेती उनको, हम ले रहे हैं ना, हम करके दिखा रहे हैं ना। अभी हमने तो नहीं करी भर्ती, क्योंकि अभी 4 दिन शपथ लिए हुए हैं। अभी हम भर्ती भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जो है उनको तो काम लो ना। यही तो सत्ता का सुख है। सत्ता होती है भाई, आप सत्ता में बैठे हो, मुख्यमंत्री बने हो, आप ब्यूरोक्रेसी को किस तरह से काम लेते हो, कानून व्यवस्था किस तरह से चलाते हो, आपका जो शासन प्रशासन है उसको किस तरह से काम लेते हो, यही शासन होता है। सुशासन इसी को बोलते हैं। हम करके दिखाएंगे ना। अभी कोई सी योजनाएं बंद नहीं होगी, तकलीफ में नहीं आए कोई भी। हम सारी योजनाओं को जो कांग्रेस सरकार की थी अच्छी है, सब जो भी बुरी है उनको सही करके चलाएंगे, और नई योजनाएं भी लाएंगे। भ्रमित नहीं करिए किसी को। ठीक है, समय की सीमा है। राकेश जी, हेमंत भाई एक प्लीज। नहीं, अभी जो देवेंद्र जी कह रहे थे ना राज्यसभा की प्रश्न की, वो मुझे लगता है कि वो चूंकि वो जवाब राज्यसभा के रिकॉर्ड पर नहीं होगा, वो चूंकि 450 में सिलेंडर यहाँ बीजेपी के संकल्प पत्र में है, वो राज्यसभा के रिकॉर्ड पर तो होगा नहीं, तो वहां पर वो जवाब इसलिए उन्होंने दिया। राजस्थान को एड्रेस करते हुए उसका जवाब दिया है। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ऐसा संकल्प में पत्र में शामिल है तो निश्चित रूप से होगा। ये ऐसा हो नहीं सकता। जी चलिए फाइनल कमेंट हेमंत भाई आप ही से लेंगे। नई सरकार है,
नया मंत्रिमंडल बनने जा रहा है। उम्मीदें फाइनल कमेंट के तौर पर जानना चाहेंगे, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे हैं। वेट भी है, पेट्रोल वेट भी है, बिजली भी है, पिछली गवर्नमेंट ने 100 यूनिट दी थी, आप बंद करेंगे, चालू करेंगे। स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, खासतौर पर पेपर लीक है, बेरोजगारी है, नई भर्तियां हैं, यानी कि कई चीज़ें हैं। उम्मीद क्या है, आम आवाम बहुत जबरदस्त उम्मीद लगा करके मैंडेट देता है। अब कितना खरा उतरेंगे ये समय बताएगा, लेकिन आपके एक राजनीतिक नजरिए से समझना चाहेंगे, नई सरकार का प्रारूप होगा तो कैसा होगा, प्लीज। देखिए राकेश जी, अभी सारी चीजें बहुत जल्दीबाजी हैं। देखिए अभी पूरा मंत्रिमंडल का गठन हो जाए, 100 दिन की कार्य योजना सामने आ जाए, उसके बाद बजट सरकार को लाना है, फिर लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो ये अभी 6 महीने के भीतर भीतर सरकार के किसी बारे में अपन कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कोई इस तरह का अपन जब उसकी रिव्यू मीटिंग करेंगे तो वो 6 महीने का समय सरकार को मिलना चाहिए। लेकिन अभी जो तेवर जो दिख रहे हैं मुख्यमंत्री जी के, अभी जो उनका दिख रहा है काम करने का तरीका, वो निश्चित रूप से सकारात्मक है और आशा भरी नजरों से आम आदमी उनको देख रहा है। और मुझे लगता है कि वो आशाएं जरूर साकार होंगी। हम पॉजिटिव लेकर चलें, हम नेगेटिव बातें नहीं करें, ये मैं कह सकता हूं। चलिए, नेगेटिव बातें नहीं करें। नई सरकार है, चूंकि मंत्रिमंडल नया गठन होने जा रहा है, सरकार नई, भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा मैंडेट मिला है। उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी और जो 100 दिन की कार्य योजना है उसमें अच्छा काम होगा। चर्चा में शामिल होने के लिए नवनीत जैन साहब आपका भी शुक्रिया, करणवीर सिंह जी आपका भी शुक्रिया, देवेंद्र यादव साहब आपका भी शुक्रिया, हेमंत गोयल साहब आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और कुल मिलाकर के देश की पंचायत में आज जो मुद्दा रहा, राजस्थान के मंत्रिमंडल का प्रारूप कैसा रहेगा, उम्मीदें कई हैं। देखिए, सियासत में सरकारें बदलने के साथ ही आवाम की उम्मीदें ये मान करके चलिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से उछाल पर होती है और आसमान पर होती है। नई सरकारों को तय करना होता है कि पिछली सरकारों ने जो गलतियां की थी उन गलतियों को दरकिनार कैसे करें, क्योंकि अगर वो गलतियां आप करेंगे तो आपको मैंडेट नहीं मिलता। अब नई सरकार से आम आवाम की उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का गठन हो और ये तय हो कि राजस्थान के आने वाले 100 दिन वाकई में विकास के पायदान पर किस तरीके से मील का पत्थर साबित होते हैं। इंतजार करेंगे। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवतेज टीवी। अभी तक के लिए इतना ही, नमस्कार।